हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास का, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में दक्षिण भारत के इतिहास से बनते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके लिए जो है चोल युग प्रसिद्ध है। इसका मतलब है जो चोल कालीन युग जो है किसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, या राष्ट्रकूट से युद्ध के लिए, लंका से व्यापार करने के लिए। जो चोल साम्राज्य रहा है वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो याद रखिएगा ग्रामीण सभाएं। जो चोल साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध कीर्ति थी ग्रामीण सभाएं। इसका मतलब है कि चोल में ग्राम का केंद्रीकरण किया गया, केंद्रीकरण। और इन लोगों ने केंद्रीकरण करते समय चोल जो है संगोल व्यवस्था लाया था। कौन सी व्यवस्था? संगोल। संगोल व्यवस्था में ये लोगों ने क्या किया, शासन का एक प्रतीक होता है संगोल व्यवस्था, और इसी के तहत इन लोगों ने, चोल वालों ने, ग्राम स्तर से लेकर छोटी छोटी इकाई में बांटा था, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा करने की जो पद्धति आज चल रही है, वो विकेंद्रीकरण की शक्ति किस समय थी? चोल साम्राज्य में थी। अब ये क्लियर हो गया, ग्रामीण सभाओं के लिए जाना जाता था। इसके बाद किसकी प्रशासनिक प्रणाली को अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्राम पूरी तरह से स्वतंत्र था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ग्राम स्वायत्तता थी, और यह प्रशासनिक प्रणाली ग्राम स्तर पर थी। तो ये क्या हो जाएगा? चोल। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही, आपको भी बताया गया था, केंद्रीकरण मतलब स्वतंत्र गांव कर दिया। गांव को क्या किया? स्वायत्तता मतलब होता है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र कर दिया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनकी जो ग्राम प्रणाली थी वो क्या थी? स्वतंत्र थी। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद निम्न में से किसे चोल साम्राज्य का, चोल साम्राज्य में गांव की सभा का नाम दिया गया। इनमें से कौन था जो गांव हुआ करता था चोल सभा में? जैसे नट्टर, ये नगर हुआ करता था, ये क्षेत्र हुआ करता था, ये गांव हुआ करता था, और उर जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये राज्य हुआ करता था, मतलब जिले से ऊपर हुआ करता था। तो ये उर जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य में जो गांव सभा हुआ करती थी वो क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। ठीक है, वो क्या कहलाती थी? उर। जो गांव की सभाएं होती थी उसे उर कहा जाता था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, देखिए स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन क्या है? पंचायत राज व्यवस्था है, पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। ये किस तरह से है? तो ये क्या हो जाएगा? चोल के लिए। ये किसके लिए जाना जाता है? चोल साम्राज्य के लिए पंचायती राज व्यवस्था जाना जाता है। ये हो गया। फिर आते हैं 10वीं शताब्दी के लिए नालयीय दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? ठीक है, 10वीं शताब्दी में जो है ये प्रबंधन के रचयिता कौन थे? अलवार थे, नायनार थे, अपार थे, या संबल नदार थे। तो ये क्या हो जाएंगे? अलवार संत। अलवार संत जो है इसके माने जाते हैं। अब देखिएगा, रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध, जो रोमन साम्राज्य के लोगों का, जो रोमन है, ये साम्राज्य यूरोप में हुआ करता था, इन लोगों का जो व्यापारिक संबंध जो भारत में था रोमन व्यापारिक, वो किससे था? कुषाण से, चेर से, पश्चिमी शक से, वाकाटक से, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका संबंध हमारे यहाँ चेर साम्राज्य से हुआ करता था। ये साम्राज्य दक्षिण भारत में शासन करती थी, जिसका सीधा व्यापार रोमन साम्राज्य मतलब यूरोप से होता था। ठीक है, जो रोम है, रोमन साम्राज्य मतलब रोम। रोम का मतलब, रोम किसकी राजधानी है? रोम जो है इटली की राजधानी। इटली की राजधानी जो है आपका रोम हो जाएगा। ठीक है, इटली की राजधानी रोम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उदयन जेरल किस वंश से संबंधित था? ये काफ़ी चर्चित हैं उदयन जेरल। ये चेर से थे कि आपका पांड्य से थे, चोल से थे, या सातवाहन से?
उदयनजेरल जो है एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, और यह शासक किसके साम्राज्य में हुआ करता था? चेर वंश का था। ये किस राजवंश का एक शक्तिशाली राजा माना जाता था? चेर वंश का। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे राजराजेश्वर, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र तृतीय, राजराज चोल, ये सब किसमें है? चोल साम्राज्य में। ठीक है, चलिए कुलंतुक वगैरह वो अलग राजवंश। पांडवंश की राजधानी क्या थी? जैसे यदि देखा जाए तो पांडवंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो कौन सी राजधानी पांड में होती थी? तो आप देखेंगे मदुरै। मदुरै जो है पांडवंशी। कांचीपुरम ये चोलों की थी, कांचीपुरम। अब मदुरै जो है किसकी थी राजधानी? पांडवंश की। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। जैसे रोमनों का जो पूर्वी भारत में व्यापारिक स्थान था वो कौन था? राजगिरी, अरिकामेडू, भागपीर, तामलुक। तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पर था? तामलुक। पूर्वी भारत में ये कहाँ पर शासन कर रहे थे, मतलब व्यापार कर रहे थे भारतीय रोमन? तामलुक में। चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? इनमें से एक संस्था ऐसी है जो विदेशी व्यापार से, जैसे श्रेणी, नगरम, नाना देशी या मणिग्राम। तो जानते हैं ये जो नाना देशी है, नाना देशी, ये किस व्यवस्था से संबंधित थी? विदेशी व्यापार था। फिर इसके बाद संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? जो संगम साहित्य था उसकी रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? संस्कृत में। इसका मतलब है संगम साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था, उड़िया में लिखा गया था, ठीक है, या मलयालम में लिखा गया था, या तमिल में लिखा गया था। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? दक्षिण संगम साहित्य तमिल में लिखा गया था। ठीक है, अब बाकी हमारे प्राचीन ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं? वो संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन तमिल साहित्य, मतलब जो दक्षिण भारत की जो साहित्य रही है संगम साहित्य, वो तमिल में है। शैव संतों के लेखन के संग्रह में पांचवा वेद भी समझा जाता है। पांचवा वेद किसको समझा जाता है? तोल्कपियम, शिल्पपादिकरम, मणिक मेखलय, तिरुमुराय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब पांचवा जो वेद माना जाता है तिरुमुराय को माना जाता है। ठीक है, तिरुमुराय को पांचवा माना जाता है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? जो हल्बी है उसका किस भाषा परिवार से संबंध है हल्बी का? तो आर्य है, द्रविड़ है, मुंडारी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? आर्य है। इसका मतलब है कि इसका जो भाषा है वो आर्य है। आर्य क्या है? एक प्राचीन भाषा है, प्राचीन भाषा। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्न में से कौन सा बड़े भूमि स्वामी रहे थे? इसका मतलब है कि बड़े भूमि के स्वामी किसको माना जाता है? तमिल में बड़े भूमि के स्वामित्व को किसको माना जाता है? गृहपति को, उज्जहार को, अड़िमाई को, बेल्लार को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेल्लार को माना जाता है। जो बड़े भूमि वाले क्षेत्र होते हैं और उसका जो स्वामी मालिक होता था उसे क्या बोला जाता था? बेल्लार कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए मणि मेकलाई, मणि मेकलाई के लेखक कौन थे? मणि मेकलाई के लेखक कोवलम थे, सतनार थे, इलंगो अड़िगल थे, तिरुवंतकोतेवर थे। आखिर इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? सतनार। इसके प्रमुख कौन थे? सतनार थे। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक, जो विंध्य शक्ति राजवंश हुआ करता था उसके संस्थापक किसे माना जाता था? वाकाटक वालों को माना जाता था, कि आपको काकती को माना जाता था, पांड्य को माना जाता, चोल का? तो ये किस विंध्य शक्ति किसके थे संस्थापक? वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ये लगभग महाराष्ट्र के आसपास ये शासन कर रहा था। काकती राजवंश जो कर्नाटक दक्षिण भारत में राजवंश कर रहा था, पांड्य दक्षिण भारत में थे, चोल दक्षिण भारत में थे। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा माना जाता था? पुलकेशिन द्वितीय जो है
काफ़ी शक्तिशाली राजा माना जाता था, वो किस राजवंश का माना जाता था? चालुक्य का था, पुलकेशिन कि काकती का था, पांड्य का था, होयसल का था? तो ये क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय था, और ये काफ़ी प्रसिद्ध था क्योंकि गंगा के किनारे तक के अपने क्षेत्रों को क्या किया था? अपने अधिकार में लिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं, निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी, इसका मतलब है एक ऐसा राजवंश था जिसमें रुद्रमा देवी काफ़ी लंबे समय तक पुरुष के भेष में शासन करती रही, पुरुष के भेष में। इसका मतलब है कि अब सोच सकते हैं कि कोई महिला, वहाँ पर लोग महिला को अपना राजा स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से रुद्रमा देवी ने काफ़ी लंबे समय तक जो है पुरुष के रूप में शासन किया। ये कौन सा राजवंश था? काकती राजवंश था। काकती राजवंश में रुद्रमा देवी काफ़ी फेमस थी। ठीक है, काकती राजवंश। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राजा, राजा जो है सिंह विष्णु वंश का शासक, मतलब राजा सिंह विष्णु किस राजवंश में शासन किए थे? चोल, पल्लव, पाल और चालुक्य। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये किस में थे? पल्लव में। सिंह विष्णु किस में थे? पल्लव राजवंश में थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। कांची किसकी राजधानी रही है? जो कांची रही है वो किसकी राजधानी रही है? तो आप देख सकते हैं कांचीपुरम बाद में चोलों को हुई, लेकिन उससे पहले किसकी रही है? पल्लवों की राजधानी रही है। ठीक है, पल्लव की राजधानी क्या रही है? कांची रही है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। जो दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण पॉइंट रहे वो सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्यों? इस चैनल पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।